हेलो दोस्तों, तो कल मैट्रिक का रिजल्ट निकल गया। आप सभी लोग देखे भी होंगे। तो अपने कोचिंग से सबसे हाईएस्ट नंबर जो अभी तक पता चला है, ठीक ना। अभी तक सारा विद्यार्थी अपना रिजल्ट शो नहीं किया है, लेकिन जितना विद्यार्थी हमको कल और आज के बीच में रिजल्ट बताया, उसमें सबसे हाईएस्ट जो भी रिजल्ट गया है वो 445 नंबर है आराधना कुमारी का, ठीक ना। उसके बाद 444 नंबर है विपुल कुमार का। उसके बाद 441 नंबर है रणधीर कुमार का। उसके बाद बहुत सारा और भी नंबर है इसके बीच में, है ना। बहुत सारा नंबर जो कि 420 से ऊपर है, लेकिन बहुत ज्यादा विद्यार्थी उसका सबका नंबर शो नहीं कर सकते हैं, है ना। हाँ, 444। तो बहुत सारे विद्यार्थी, लेकिन हाँ ये कह सकते हैं अभी तक जो टॉपर पता चला है वो 445 नंबर है। हो सकता है आज और भी ज्यादा नंबर का पता चले। अभी तक जो विद्यार्थी हमको नॉलेज दिया है उसमें से अभी हाईएस्ट मेरे कोचिंग का इतना ही गया है, 445 नंबर, है ना। तो जो भी विद्यार्थी, आप लोग का भी बड़ा भाई बहन लोग एग्जाम दिया होगा और बढ़िया रिजल्ट लाया होगा, तो उनको हमारी तरफ से बधाई हो। चलिए विषय वस्तु पर आते हैं। आज दोस्तों आप लोग को पढ़ाएंगे प्रतिबिंब के बारे में, इमेज। इमेज जाने दोस्तों क्या है प्रतिबिंब, इमेज क्या होता है ना। इमेज का मतलब क्या है, थोड़ा उसके बारे में आप जानिए और थोड़ा समझिए दोस्तों। कि आखिर इमेज कहते किसे, इमेज का मतलब होता है क्या, प्रतिबिंब किसे कहते हैं। लेकिन हाँ, प्रतिबिंब बताने से पहले आपको एक टॉपिक को जरूर बताएंगे, जिससे आज बहुत सारा विद्यार्थी कॉल या मैसेज के द्वारा पूछ रहा था, सर जी इस साल का तो रिजल्ट बड़ा बढ़िया हो गया, अब हम लोग का रिजल्ट कैसा होगा। आप ही लोग के बैच का बहुत सारा विद्यार्थी मैसेज करना शुरू कर दिया है, और जब रिजल्ट निकल गया तो सारा दावेदार आप ही लोग पर है ना। इन लोग का जो होना था तो हो गया, जो भी है आप लोग है। तो ये दिमाग में रखिए कि रिजल्ट दो प्रकार से डिनोट होता है ना। एक तो चुनावी रिजल्ट होता है, एक बिना चुनावी रिजल्ट होता है। तो ये जो भी शो हुआ रिजल्ट, ये चुनावी रिजल्ट है दोस्तों। इसमें खैर जो विद्यार्थी 400 नंबर क्रॉस किया तो 100% ये नहीं कर सकते कि नहीं पढ़ने वाला होगा, बिल्कुल पढ़ने वाला होगा। कि 400 नंबर लाना हर विषय में, मतलब आप समझ सकते हैं कि 80 नंबर लाना। यदि आप किसी विषय में 80 नंबर ला रहे हैं हर विषय में, तो समझिए कि आपका स्कोर 400 है। और 80 नंबर ऐसे नहीं मिल जाता है, सरकार कितना भी जांचे ना जांचे 80 नंबर ऐसे नहीं देगी। यदि डायरेक्ट कॉपी भी चेक कर रही है, यदि आपका राइटिंग खराब है तो वो 80 नंबर नहीं देगा वो कॉपी पे, है ना। क्योंकि बहुत सारा ऐसा सिस्टम है, यदि आप चैलेंज कर दिए या फिर आप कॉपी को रीचेक करवा दिए तो सरकार फंस जाती है इस चक्कर में। तो इसलिए ऐसा कुछ नहीं है, जिसका रिजल्ट बढ़िया होता है तो वाकई में कुछ ना कुछ उसमें खासियत है दोस्तों। अब रही आप लोग की बात, तो ऐसा माना जाता है कि हो सकता है कि आने वाले समय में नई सरकार होगी, चुनाव है, तो हो सकता है कि आप लोग का जो दावेदार है वो थोड़ा सा टाइट में गुजरे। ऊपर से अभी आप लोग का पढ़ाई भी 0 लेवल तक जा चुका है। हम कहें मेरे दृष्टिकोण में तो माइनस हम कर सकते हैं, 0 भी नहीं समझते हैं। क्योंकि ऑनलाइन सिस्टम अभी आप लोग के खासतौर पे मैट्रिक क्लास के लिए उतना परफेक्ट नहीं है दोस्तों। यहाँ पर हम जो बता रहे हैं आप सिर्फ नोट कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, पूछ रहे हैं, नहीं पूछ रहे हैं, कुछ पता नहीं है। बस हाँ ये है कि नहीं से कुछ हाँ हो रहा है ना, चलो कुछ मोबाइल पे ही पढ़ ले रहे हैं, जान ले रहे हैं। लेकिन वास्तविकता में इस सिस्टम के द्वारा आप पढ़ करके 80% नंबर तो आप नहीं उठा सकते, ये तो गारंटी है ना। और हाँ, यदि आप सेल्फ मेहनत अभी के समय में कीजिए तो ज्यादा बेटर रहेगा मेरे हिसाब से। यदि आप जितने भी स्टूडेंट हैं, यदि आप खुद से अब मेहनत कीजिए, क्योंकि समझने वाला समय जो था दोस्तों वो अब धीरे धीरे खत्म होते जा रहा है। जैसे जैसे आप ऑनलाइन क्लास को अग्रसर हो रहे हैं, वहां समझने वाला प्रोसेस धीरे धीरे अब खत्म हो रहा है। अब आपको चाहिए थ्योरेटिकली नॉलेज, तो उसके लिए क्लास खुलना अनिवार्य है, लेकिन लॉकडाउन है, क्लास खुलेगा भी नहीं। फिर भी ये कोशिश कीजिए कि आप घर में जाकर के सेल्फ तैयारी कीजिए। और देखिए ये जो रिजल्ट आज बन रहा है, हर गांव में कोई ना कोई नया टॉपर आ रहा है। जो पिछले साल रिजल्ट नहीं ला पाया, इस साल का लड़का वो रिजल्ट ब्रेक कर रहा है। तो समझिए कंपटीशन आपके लिए है, ये बात दिमाग में रखिए कि जो भी रिजल्ट वो उसका रिजल्ट है, उसमें आप कैसे खुश, आपको तो रोना चाहिए ना। जिसका रिजल्ट आया फर्स्ट डिवीजन, जो लड़का 80% नंबर 85% ला रहा है, तो वो उसका रिजल्ट है ना, वो उसमें खुशी मनाएगा। आपके लिए तो गम है, क्योंकि वो आपको कंपटीशन दे गया। आप जिस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं वो आपके लिए कंपटीशन है, क्योंकि अब आप एग्जाम दीजिएगा। यदि आप नहीं तोड़ पाए उसका रिजल्ट, तो ये तो हो जाएगा भाई इस साल यही लड़का एक टॉपर था, बाकी कोई हुआ ही नहीं। तो 100% रिजल्ट बनता है ब्रेक करने के लिए। अब आपके लिए वो कंपटीशन दे गया। अभी मान लीजिए कोई लड़का 450 नंबर लाता है,
आपके क्षेत्र में, तो ये तो अब आप पर चैलेंज कर दिया, वो एक आपको चैलेंज कर रहा है, इसको आप कंपटीशन समझिए। आप नहीं लेते हो वो आपकी बात है, लेकिन इसको एक कंपटीशन आप समझिए कि यदि वो लड़का 4 450 लाया और आप भी उसी गांव के हैं, उसी क्षेत्र के हैं, तो समझ लीजिए कि आपको 451 नंबर लाना होगा। नहीं लाए तो समझिए आपकी इज्जत का, समझ गए, वाट लग जाएगा। क्योंकि 4 450 वो लाया तो आप भी उसी के स्टूडेंट और आप भी पढ़ने वाले हैं, आप भी अपने आप को यदि स्टूडेंट समझते हैं तो आपके लिए वो कंपटीशन है। तो मतलब वो आपके मेहनत को दुगना कर दिया दोस्तों, ये मानिए आप। यदि आपके गांव में कोई लड़का टॉपर है तो ये समझ लीजिए आपका कंपटीशन दुगना हो गया। अब आपको हर कीमत पर, हर सूरत पर उससे ज्यादा नंबर लाना होगा और आपको दिखाना होगा कि भाई रिजल्ट रुका नहीं है, रिजल्ट आगे भी टूटते रहेगा। ये प्रोसेस दोस्तों है ना। तो समझ लीजिए कि आपका कंपटीशन है, आपको दुगना मेहनत करना पड़ेगा। जहां यदि 300 नंबर 400 आ रहा था, आपको अब 450 ब्रेक करना पड़ेगा। लाने वाला ही विद्यार्थी है तो आप भी ब्रेक करने वाले स्टूडेंट ही हैं। तो 100% अपनी मेहनत को दुगना कीजिए और ये दिमाग में रखिए, जिससे आज आपके सामने हम रिजल्ट दिए कि हमारे भी कोचिंग से 450 तक का विद्यार्थी पहुंच रहा है। तो हर संभव है दोस्तों की मेहनत जो भी विद्यार्थी करेगा रिजल्ट लाएगा, मेहनत पर रिजल्ट है। इसीलिए ये एक दिमाग में अब अंतोगत्वा रख लीजिए कि जिसका रिजल्ट है खुशी वो मनाएगा, आपको खुशी नहीं मनाना है। आपका तो मेहनत अब दुगना हो गया, आपको तो अब अंदर में जलन होना चाहिए कि भाई ले आया हमको तो डुबाएगा ये। चाहे कोई भी लड़का हो लड़की यदि वो फर्स्ट डिवीजन है, मान लीजिए आपका पड़ोसी फर्स्ट डिवीजन आ गया तो आपको चैलेंज देगा ना कि अभी भी आप मैट्रिक में हैं, तो समझ लीजिए आपको यदि आप सेकंड डिवीजन होइएगा तो आपका पड़ोसी आपको कमेंट करेगा कि नहीं देखो हमारी बेटी फर्स्ट डिवीजन, ये देखो सेकंड डिवीजन आई। तो आपके घर वाले को भी समझो एक चैलेंज दे गया। तो ये चैलेंज है, इसको एक्सेप्ट कीजिए और अपने मेहनत को, कोचिंग क्लास आज तो चलो चल रहा है लेकिन किताब आपके पास है तो मेहनत को दुगना करो दोस्तों, है ना। रिजल्ट है तो मेहनत दुगना करो, रिजल्ट आप लोग भी तोड़िए ताकि कल आपका रिजल्ट बने, फिर कोई आएगा तोड़ने के लिए। ये नहीं कि अब आ गया कौन तोड़ेगा। तो देखिए पिछले साल जो रिजल्ट आया था उसको इस साल तोड़ा गया, इस साल का रिजल्ट आप लोग तोड़िएगा, सीधी सी बात है। नहीं तोड़िएगा तो फिर आपके इज्जत का फिर दिक्कत है, इसीलिए मेहनत कीजिए, ठीक है। आइए दोस्तों, तो टॉपिक है प्रतिबिंब, इमेज। प्रतिबिंब कहते किससे दोस्तों? देखो प्रतिबिंब का एक सामान्य सा परिभाषा है दोस्तों। क्या परिभाषा है? कि किसी माध्यम से आने वाली प्रकाश की समांतर किरणें, ठीक है। यदि आपसे कोई पूछे प्रतिबिंब या इमेज किसे कहते हैं, एक लाइन में डेफिनेशन दो। ये किसी माध्यम से आने वाली प्रकाश की समांतर किरणें। देखो दर्पण में भी प्रतिबिंब हम लोग पढ़े, लेंस में भी प्रतिबिंब पढ़े, लेकिन वहां पर हम लोग जो डिफिनेशन देते थे वहां पर दर्पण बोला करते थे कि दर्पण से परावर्तन के बाद, लेकिन यहाँ पर दर्पण नहीं बोलेंगे, हम लोग क्या बोलेंगे, लेंस। यहाँ हम लोग बोलेंगे लेंस से अपवर्तन के बाद, क्योंकि टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं लेंस में। यदि आपसे कोई पूछे कि प्रतिबिंब किसे कहते हैं तो एक लाइन का डेफिनेशन दीजिए, किसी माध्यम से आने वाली प्रकाश की समांतर किरणें लेंस से, चाहे वो कोई भी लेंस हो, उत्तल लेंस हो या अवतल लेंस हो, तो क्या बोलोगे परिभाषा? किसी माध्यम से आने वाली प्रकाश की समांतर किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? प्रतिबिंब कहते हैं। तो आप लोग को परिभाषा पहले से याद था, बस वहां पर जहां पर हम लोग बोलते थे परावर्तन, वहां पर हम लोग बोलेंगे अपवर्तन। तो याद रखिएगा दोस्तों, यदि आपसे पूछे प्रतिबिंब किसे कहते हैं, एक लाइन का परिभाषा दीजिए कि किसी माध्यम से आने वाले प्रकाश की समांतर किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रतिबिंब, ठीक है। प्रतिबिंब कितने प्रकार का होता है दोस्तों? आप लोग को पहले से पता है। प्रतिबिंब 2 प्रकार का होता है। कौन कौन है दोस्तों? एक है जो सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों, वह है वास्तविक प्रतिबिंब, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रियल इमेज, और एक को हम लोग कहते हैं आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब, जिसको हम लोग कहते हैं वर्चुअल इमेज, है ना। यदि आपसे कोई पूछे प्रतिबिंब कितने प्रकार का होता है तो आंसर क्या बोलेगा? 2 प्रकार का होता है। कौन कौन? वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब। यदि आपसे कोई पूछे वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं, इसका भी एक लाइन का परिभाषा है। क्या बोलोगे? किसी माध्यम से आने वाली प्रकाश की समांतर किरणें, क्या बोलोगे? किसी माध्यम से आने वाली प्रकाश की समांतर किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, जिस बिंदु पर मिलती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं, है ना। और जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं, ठीक है। तो आप लोग पहले प्रतिबिंब देख के डैश दीजिए, हम डेफिनेशन लिखा देते हैं। हेडिंग लीजिए दोस्तों, प्रतिबिंब, इंग्लिश नाम है इमेज, IMAGE। इमेज
डैश के लिखिए, किसी माध्यम से आने वाली प्रकाश की समांतर किरणें किसी माध्यम से आने वाली प्रकाश की समांतर किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे प्रतिबिंब कहते हैं। नीचे लाइन लिखिए दोस्तों, प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 वास्तविक प्रतिबिंब, नंबर 2 काल्पनिक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा काल्पनिक प्रतिबिंब। या इसको दूसरा नाम है आभासी। नीचे वास्तविक प्रतिबिंब देख रहा है, वास्तविक प्रतिबिंब देख रहा है। लिखिए, किसी माध्यम से आने वाली प्रकाश की समांतर किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है उसे उस बिंदु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। नीचे लिखिए दोस्तों, काल्पनिक प्रतिबिंब। काल्पनिक प्रतिबिंब डैश के लिखिए, किसी माध्यम से
आने वाली प्रकाश की समांतर किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु का काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। उसे उस बिंदु का काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। नीचे लिखिए दोस्तों, वास्तविक और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर। वास्तविक और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर। अंतर, चलिए पहले इसको समझ लीजिए दोस्तों। यदि आपसे कोई पूछा कि वास्तविक और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर बताएं, तो आप लगभग दो अंतर तो आराम से बता सकते हैं। पहला बताइए दोस्तों कि वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है दोस्तों वह उल्टा होता है, मतलब वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा बनता है, जबकि काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा बनता है, वह सीधा बनता है। पहला अंतर तो आप लोग को पहले से पता है कि वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा बनता है, काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा बनता है। दूसरा अंतर आप बता सकते हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है, वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है, जबकि काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा नहीं जा सकता। तो ये दो अंतर जो कि आप लोग पहले से ही पढ़ चुके हैं और यहाँ भी उसी अंतर को आप लोग को लिखना है दोस्तों। तो याद रखिए, यदि आपसे पूछा कि वास्तविक और काल्पनिक प्रतिबिंब में दो अंतर बताएं, तो आप बता सकते हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है, काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा नहीं जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है वह उल्टा होता है, जबकि काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा होता है। तो आप एक काम कीजिए, एक कॉलम खींच लीजिए, है ना। एक तरफ लिखिए वास्तविक प्रतिबिंब, एक तरफ लिखिए काल्पनिक प्रतिबिंब। नंबर एक करके लिखिए, वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है। इधर लिखिए काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा होता है। दूसरा, इसे पर्दे पर उतारा जा सकता है। इधर लिखिए दूसरा, इसे पर्दे पर उतारा नहीं जा सकता है। चलिए हो गया दोस्तों, लिख लिए इसको। अब हम आपको बताते हैं प्रतिबिंब बनता कैसे है। ध्यान सीखिएगा क्योंकि ये एग्जाम में बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है दोस्तों, फिगर वाला क्वेश्चन। तो ध्यान सीखिएगा पहले कि वस्तु को कहाँ रखा जाए, उसका प्रतिबिंब कहाँ और कैसा बनता है।
जैसे टॉपिक है विभिन्न स्थानों पर रखे हुए किसी वस्तु का प्रतिबिंब। विभिन्न स्थानों पर रखे हुए किसी वस्तु का प्रतिबिंब। देखिए समझना, सबसे पहले दोस्तों आप ये फिगर पर गौर कीजिए। मान लीजिए उत्तल लेंस है। अब देखना है वस्तु को कहां रखें और उसका प्रतिबिंब कहां बनता है। तो मान लीजिए ये एक उत्तल लेंस है। अभी उत्तल लेंस का आप लोग को बता रहे हैं, फिर उत्तल लेंस का बताएंगे। उत्तल लेंस में किसी वस्तु को कहां रखा जाए, उसका प्रतिबिंब कहां बनता है, कैसा बनता है, वो हम लोग इस फिगर के माध्यम से सीखेंगे। मान लीजिए ये उत्तल लेंस है, इसका ये मध्य बिंदु है, वो ऑप्टिकल जो कि सेंटर है, यहां पर हो गया F1, ठीक ना। अब हमको वस्तु को निर्धारित करना है कि वस्तु को कहां कहां रखा जाए। तो ऐसा आप लोग दर्पण में भी पढ़ चुके हैं, ऐसा आप लोग दर्पण में भी पढ़ चुके हैं कि वस्तु को ध्रुव पर रखा जाए या ध्रुव और फोकस के बीच रखा जाए, फोकस पर रखा जाए, फोकस और वक्ता केंद्र के बीच रखा है। तो वस्तु को कहां रखा जाए, उसका प्रतिबिंब कहां बनता है। तो मान लीजिए एक छोटा एग्जांपल देते हैं। मान लीजिए सबसे पहले वस्तु को हम लोग रखते हैं ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच में, ठीक ना। ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच में। तो आप गौर कीजिएगा उसका प्रतिबिंब कहां बनता है और कैसा बनता है। तो सबसे पहले आप लोग एक मुख्य अक्ष खींच लीजिए और ये लेंस बना लीजिए, हेडिंग दीजिए ताकि जो हम फिगर बना के आपको समझ में आए। चलिए दोस्तों, तो सबसे पहले आप लोग ऊपर में लिखिएगा। सबसे पहले आप लोग ऊपर में लिख लीजिए, जब वस्तु उत्तल लेंस के प्रकाशिक केंद्र, आप ध्रुव भी लिख सकते हैं, और फोकस के बीच स्थित हो। तो देख लीजिए, या आप उसको लिख लीजिए ऊपर में लाइन, एक लाइन को आप बना लीजिए ताकि आप किसका फिगर बना रहे हैं वो आपको समझ में आए। तो जब वस्तु उत्तल लेंस के प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच स्थित हो तो उसका देखिए फिगर ऐसा बनता है दोस्तों, है ना। तो आप पहले उतार लीजिए इसको। घायल को बिहार टूट करवाना है। चतुर्भुज भोग का दुकान ठीक है, हो जाए समझा सर आप शाम को पढ़ाएंगे? थोड़ी होगा सर, ऐसे छत पर पढ़ेंगे। आज लिखेंगे सर, कल नहीं, मेरे पास थोड़ा सा मिस्त्री रहता है, तो मुझे घर का व्यवस्था भी थोड़ा खराब है। ऊपर काम चल रहा है।
चलो दोस्तों फिगर बना लिया आप लोग। अब देखिए कहाँ कैसा बना है वो समझना है। जब उत्तल लेंस में वस्तु को प्रकाशीय केंद्र और फोकस के बीच रखा जाए तब उसका प्रतिबिंब, देखो जहां कटता है प्रतिबिंब वहीं बनता है। कटा कहाँ है? लेंस के सामने, अर्थात वस्तु के सामने। तो यह प्रतिबिंब जो है वह लेंस की ओर बना है, तो जिस ओर लेंस रखा गया अर्थात लेंस के बाईं ओर बना है। यह प्रतिबिंब काल्पनिक, सीधा और वस्तु से बड़ा है। देखिए वस्तु छोटा है, प्रतिबिंब बड़ा है। तो यदि आपसे कोई पूछे कि जब उत्तल लेंस में किसी वस्तु को प्रकाशीय केंद्र और फोकस के बीच रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब कहाँ और कैसा बनता है, तो आप कहिएगा जिस ओर वस्तु है उसी ओर प्रतिबिंब बनता है। कैसा बनता है? काल्पनिक, सीधा और वस्तु से बड़ा। तो याद रखना है यदि प्रतिबिंब इधर बनेगा, लेंस के दाईं ओर बनेगा तो समझ जाइए वो प्रतिबिंब होगा वास्तविक, और लेंस के बाईं ओर बनेगा तो समझ जाइए वो काल्पनिक प्रतिबिंब होगा काल्पनिक। तो इधर बना तो काल्पनिक, उधर बना तो वास्तविक। जबकि दर्पण में उल्टा होता है। दर्पण में क्या होता है? इधर वास्तविक उधर काल्पनिक, और लेंस में उसका उल्टा, लेंस में उधर वास्तविक इधर काल्पनिक। ये याद रखना दोस्तों। चलिए तो इस बात को आप लोग लिख लीजिए कि प्रतिबिंब कहाँ और कैसा बना है, तो नोट कीजिए। लिखिए जब उत्तल लेंस में वस्तु को प्रकाशीय केंद्र और ध्रुव के बीच रखा जाए, प्रकाशीय केंद्र और फोकस के बीच रखा जाए, प्रकाशीय केंद्र और फोकस के बीच रखा जाए तब उसका प्रतिबिंब वस्तु की ओर बनता है यह प्रतिबिंब काल्पनिक, सीधा और वस्तु से बड़ा बनता है। चलिए दोस्तों अब देखते हैं, अब वस्तु कहां रहता है वो देखते हैं दोस्तों। इसको मिटा दिया जाए। अब देखिए जब वस्तु फोकस पर स्थित हो, अब सीखिएगा दोस्तों, जब वस्तु फोकस पर स्थित हो तब उसका प्रतिबिंब कैसा बनता है। देखिए पहले सीखिए। मान लीजिए ये एक उत्तल लेंस है, ठीक है, ये है दोस्तों फोकस, ठीक ना। वस्तु कहां रखे हैं? फोकस पर रखे हैं। अब देखिए यहां से गया, सीखा कीजिए कैसे मुड़ता है, सब सीखिए। यहां गया, जाने के बाद मुड़ गया। ये है दोस्तों आपका F2। फिर एक जो किरण है उसको O से गुजारिए। तो आपको तो पता है कि जो ध्रुव से होकर गुजरता है वो बिना विचलित हुए सीधे चला जाता है, सीधे चला गया। अब देखिए आप बताइए फिगर देखकर, बताइए कहीं कट रहा है क्या? ये दोनों लाइन कहीं कटेगा क्या? यदि आप इसको और आगे बढ़ाइए, यदि आप इसको और आगे बढ़ाइए, कहीं कटेगा क्या? नहीं कटेगा दोस्तों, ठीक है, क्योंकि ये समांतर रेखा आ गया। इसका मतलब कहीं नहीं कटेगा तो मान लेते हैं अनंत, है ना। अर्थात जब वस्तु फोकस पर स्थित हो तब उसका प्रतिबिंब देखिए कहाँ बन रहा है, हम लिख दे रहे हैं। आप भी चाहे तो अपने फिगर में यहाँ लिख सकते हैं, अच्छा रहता है ना, शो हो जाता है। तो जब वस्तु फोकस पर स्थित हो तब उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। कैसा? तो देखिए
प्रतिबिंब इधर नहीं बना है। जब प्रतिबिंब इधर बनेगा तो काल्पनिक होगा, जब प्रतिबिंब उधर बनेगा तो वास्तविक होगा। यह प्रतिबिंब इधर बना है तो वास्तविक है। तो कैसा बना है? प्रतिबिंब वास्तविक। और जो प्रतिबिंब वास्तविक होता है वो तो उल्टा होता है, तो प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और वस्तु से बहुत बड़ा होगा। ठीक ना। यदि आपसे पूछे जब वस्तु फोकस पर उसका प्रतिबिंब कहाँ कैसा बनता है, तो फिर जब वस्तु फोकस पर स्थित हो तब उसका बना हुआ प्रतिबिंब जो है वो अनंत पर बनता है। कैसा बनता है? वास्तविक, उल्टा और वस्तु से बहुत बड़ा। तो आप फिगर बता लीजिए दोस्तों, हम इसका लैंग्वेज लिख रहे हैं। फिगर बना लिया दोस्तों। चलिए फिगर के बारे में लिखिए। देखिए, जब वस्तु उत्तल लेंस के फोकस पर स्थित होता है, जब वस्तु उत्तल लेंस के फोकस पर स्थित होता है तब उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। तब उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। यह प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और वस्तु से बहुत बड़ा होता है। वास्तविक, उल्टा और वस्तु से बहुत बड़ा होता है। चलिए दोस्तों, तो ठीक है, आप लोग इसका तैयारी कीजिए। कल फिर हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे।